हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसको आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसके अंतर्गत कंटेंट है दोस्तों, और सारी चीज़ों का समावेश है जो आपके उत्तराखंड और हिंदी और साथ ही साथ जो है इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ रीजनिंग के सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपने देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप लगातार क्लास को जो है अटेंड कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के क्लास में, और साथ ही दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार का जो है क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज के क्वेश्चन में। तो आज के क्वेश्चन का पहला है, मुद्दई का अर्थ है। तो मुद्दई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मुद्दई का मतलब होता है, मुद्दई का अर्थ होता है दोस्तों वादी। ठीक है दोस्तों, सलाहकार नहीं होता, विवादी नहीं होता, प्रतिवादी नहीं होता। मुद्दई का मतलब होता है वादी। ठीक है, अभियुक्त जिसको कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या कौन सा है दोस्तों? इसमें गांठ, खंड ग्रह, कोना या गोरा। तो दोस्तों यहाँ पर खंड ग्रह जो है ये तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है, खंड ग्रह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो उद्गम का आधार है उसके आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो उद्गम के आधार पर शब्द समूह को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं, कैसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है आपका जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं। जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है, और जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर दृष्टव्य, द्रष्टव्य, सन्यासी और वांग्मय यहाँ पर लिखा गया है 4 शब्द। तो जो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो है दृष्टव्य। क्या है दोस्तों? दृष्टव्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूरी भूरी खाक धूल कविता है। भूरी भूरी खाक धूल कविता क्या है दोस्तों? ये किसकी रचना है? ये है दोस्तों मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, लगातार क्लासेस को देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यथेष्ट शब्द में संधि है। तो यथा धन ईष्ट होता है दोस्तों, यथा धन ईष्ट, तो ये बनता है यथेष्ट। तो इसमें गुण संधि होती है दोस्तों, जब आ के बाद ई आता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये जो है गुण संधि होती है, तो यथा धन ईष्ट होगा यथेष्ट, तो गुण संधि यहाँ पर होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जो कृदंत शब्द होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किन के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है वो किन के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल पद्य दोनों का प्रतिकार है? तो दोस्तों किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल पद्य दोनों का प्रतिकार है? तो दोस्तों ये है मंगलेश डबराल।
ठीक है। तो मंगरेश डबराल की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छंद दोनों का प्रतिकार होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है कहा गया है? तो अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, सौ जो है यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है, हौ भी ऊष्म व्यंजन है, और तालब भी सौ भी ऊष्म व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर ऊष्म व्यंजन जो नहीं है वह है मौ। मौ यहाँ पर ऊष्म व्यंजन नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भाषा में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग निम्न में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है? तो किसी भाषा के अंतर्गत जो भाषा की क्लास होती है उसमें लोकोक्ति और मुहावरों के द्वारा पढ़ाया जाता है दोस्तों, या लोकोक्ति और मुहावरे से अभिव्यक्ति की जाती है किसी बात की, तो वो किस गुण के कारण किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है गतिशीलता, स्वाभाविकता, सहजता। उपयुक्त सभी चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रस्तावना को दूसरा नाम क्या कहा जा सकता है दोस्तों? प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों प्राक कथन। प्राक कथन। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्राक कथन इसको कहा जाता है दोस्तों। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द है प्राक कथन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संक्षेपण का अर्थ है। तो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों अनिवार्य तथ्यों का चयन करना, संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण का अर्थ क्या होगा दोस्तों? अनिवार्य तथ्यों का चयन करना ही संक्षेपण कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से फारसी शब्द कौन सा है? तो फारसी शब्द कौन सा है दोस्तों? कानून, मकान, हजार, आदमी। तो इनमें से जो फारसी शब्द है दोस्तों ये है हजार। हजार जो है दोस्तों ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है दोस्तों, बाकी कानून, मकान और आदमी ये फारसी भाषा के शब्द नहीं है। हजार जो शब्द है दोस्तों ये फारसी भाषा से लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो जब विलोम शब्द बनाए लिए जाते हैं दोस्तों, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा दोस्तों उपसर्ग का किया जाता है, क्योंकि अधिकांश शब्दों के आगे अगर उसका विलोम प्राप्त करना हो तो उसके आगे अ लगाकर जो है उसका विलोम शब्द प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए जो है इसमें सबसे ज़्यादा बहुलता उपसर्ग की होती है दोस्तों विलोम शब्दों में। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक? तो दोस्तों कोई आ रहा है इस वाक्य में जो सर्वनाम है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके अंतर्गत है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। यदि दूत का अर्थ संदेशवाहक है तो द्यूत का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर दूत का अर्थ जो है संदेशवाहक है तो द्यूत का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों द्यूत का जो अर्थ होगा वो होगा आपका जुआ। ठीक है दोस्तों, द्यूत का अर्थ क्या होता है? जुआ होता है दोस्तों द्यूत का अर्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य है। तो दोस्तों क्या है इसमें? भाव वाच्य है। कौन सा वाच्य है इसमें? उससे पढ़ा नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है दोस्तों? इसमें है भाव वाच्य। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है? तो दोस्तों किस शासक के द्वारा निर्मित जो सड़कें और सराय थी उनको साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों कहा जाता है शेरशाह सूरी।
ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 स्टार 5 इक्वल टू 2509, 4 स्टार 6 इज इक्वल टू 3616 एंड 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 4925। तो 6 स्टार 8 का क्या मीनिंग होगा? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 का स्क्वायर है 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है दोस्तों, तो जो बाद में नंबर है उसका स्क्वायर पहले लिखा गया है और जो पहले नंबर है उसका स्क्वायर बाद में लिखा गया है। तो इसी प्रकार 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो दोस्तों 36 तो आ जाएगा बाद में, और 8 का स्क्वायर 8 अट्ठा 64, 64 आ जाएगा पहले। तो 64 36 इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है 6 स्टार 8 इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो दोस्तों 64 36 इसका आंसर हो जाएगा। अन्य में भी आप देख सकते हैं सब में स्क्वायर किया गया है, लेकिन पहले वाले का स्क्वायर बाद में लिखा गया है, बाद वाले का स्क्वायर पहले लिखा गया है। तो दोस्तों एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बट वहाँ पर टाइम जो है बहुत ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा समय खा जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई। तो भारत में जब प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो जन धन योजना जो भारत में शुरू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 2014 में। और जिसमें तो जन धन योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा दोस्तों, फ्री में अकाउंट भी खोले गए थे उस समय। ठीक है, तो ये हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों, तो जन धन योजना 2014 में हुई थी दोस्तों शुरुआत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद क्या होगा? तो दोस्तों अगर आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद जो वार आएगा वो आएगा शनिवार। इसको आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से महीने के हिसाब से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी। तो भारत के अंतर्गत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों की गई थी सर विलियम जोन्स ने। किसने की थी दोस्तों? भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नामक शोध संस्था की स्थापना किसने की थी? वो की थी सर विलियम जोन्स ने, जो है भारत के अंतर्गत एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर ये लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है दोस्तों फूलों की घाटी पर। कहाँ लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है फूलों की घाटी पर लिखा गया है दोस्तों। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों पर की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उड़ान वन योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? तो दोस्तों उड़ान वन योजना के तहत देहरादून और पंतनगर के बीच जो हवाई सेवा संचालित की गई थी, उसकी जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई थी? दोस्तों ये दी गई थी डेकन एविएशन कंपनी को। किसको दी गई थी? डेकन एविएशन नामक कंपनी को दी गई थी देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यवनों के आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो दोस्तों जो यवन थे, हूण यवन जो थे, इनके आक्रमण का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है दोस्तों गार्गी संहिता के अंतर्गत। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता के अंतर्गत यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला है दोस्तों? वो मिला है दोस्तों नीलंबर पंत को। नीलांबर पंत ने उत्तराखंड के एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अभी तक पद्मश्री प्राप्त किया है। प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं दोस्तों जिन्होंने नीलांबर पंत प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार के आरोपी से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह था। तो जब भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो जाने के बाद भी बंगाल का ऐसा गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा गवर्नर जनरल रहा जिस दोस्तों जो भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद शर्म के मारे उस व्यक्ति ने जो है आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 पे, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो प्रसिद्ध बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल है उसे एक नाम से और जाना जाता है, वह क्या है दोस्तों? वह है सारस्वत तीर्थ। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सारस्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है बद्रीनाथ तीर्थ को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो उत्तराखंड की औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को किसमें बांटा गया है, कितने श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों? तो दोस्तों ये बांटा गया है 2 श्रेणियों में। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रोजन है। ट्रोजन क्या है दोस्तों? ट्रोजन, तो ट्रोजन क्या है दोस्तों? एक वायरस का नाम है। क्या है दोस्तों? वार्म भी नहीं है, सामान्य प्रोग्राम भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी ये भी नहीं है। तो वायरस है दोस्तों ट्रोजन। ट्रोजन क्या है? एक वायरस का नाम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 34 है, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में जो ध्वजेश्वर मंदिर और पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों महादेव के मंदिर हैं। किनके मंदिर हैं? महादेव शिव के मंदिर हैं दोस्तों पिथौरागढ़ में, ध्वजेश्वर और पंचेश्वर स्थल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए कि पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो पंचाचूली पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है 6904 मीटर। पंचाचूली पर्वत चोटी कितनी ऊंचाई की है दोस्तों? यह है 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों? सबसे पुरानी नहर अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें दोस्तों, वह है ऊपरी गंगा नहर। ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। आप अपने ऑप्शन लगा सकते हैं, क्लास को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, और पॉज करके आप जो है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और आप रोक के जो है अपने हिसाब से आंसर पहले मान सकते हैं, उसके बाद अपनी स्कोरिंग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतरीन ये क्लास है दोस्तों, किसी भी हाल में स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर क्लास को छोड़ेंगे तो नुकसान आप ही का होना है। इसलिए बिल्कुल व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक, पीसीएस प्री और प्रवक्ता स्क्रीनिंग, कोई भी एग्जाम आप एक तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, सबका सिलेबस के सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो 1948 में जो कुमाऊं रेजिमेंट है हमारी, कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया गया था दोस्तों? ये कर दिया गया था रानीखेत में। और आपने देखा होगा दोस्तों कि कुमाऊं रेजिमेंट की जो अभी भी केआरसी है दोस्तों, वो रानीखेत में है। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है
समोसा कॉकस है। तो समोसा कॉकस क्या है दोस्तों? ये दोस्तों समोसा कॉकस जो है संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है दोस्तों। क्या है? अनौपचारिक समूह है समोसा कॉकस। समोसा कॉकस एक बार फिर समझिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का वो एक अनौपचारिक समूह, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी सदस्यों का एक ग्रुप बना हुआ है। जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है और उसका नाम उन्होंने रखा है समोसा कॉकस। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति निर्माण आयोग की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों। वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? तो 1926 के अंतर्गत किस संस्था का विलय जो है कांग्रेस में हो गया था दोस्तों? वो था कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद का जो है 1926 में दोस्तों कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद पहले अलग संस्था बनी थी और इसका जो है 1926 में कांग्रेस के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत विलय हो गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों यहाँ पर तर्क वितर्क से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों कथन है कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। कथन है कुछ अध्यापक विद्वान हैं और वे विज्ञान पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कथन के बाद तर्क 1 है विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं। ये बनता है इसका, क्योंकि कुछ अध्यापक विद्वान है और वो विज्ञान पढ़ाते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही बन रहा है दोस्तों कि जो विद्वान अध्यापक हैं वो विज्ञान पढ़ाते हैं। तो पहला नंबर तो इन्होंने दे दिया, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं, ठीक हो गया। और दूसरा तर्क की अगर बात करें, विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो दोस्तों जो विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं वो कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही बनते हैं, अर्थात 1 और सेकंड दोनों सशक्त हैं, क्योंकि कुछ ही अध्यापक विद्वान है कहा गया है और वो विज्ञान पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया वह क्या, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, को यह नाम किसने दिया था? तो संयुक्त प्रांत का जो नाम दिया था दोस्तों वो दिया गया था श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत को बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, को यह नाम किसने दिया? वो दिया था श्री गोविंद बल्लभ पंत ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय पर्वत नहीं है दोस्तों? एटलस पर्वत दोस्तों यहाँ पर महाद्वीपीय पर्वत नहीं है। बाकी हिमालय पर्वत महाद्वीपीय है, एंडीज पर्वत महाद्वीपीय है, राकी पर्वत जो है ये महाद्वीपीय पर्वत हैं, जबकि एटलस पर्वत जो है ये महाद्वीपीय पर्वत नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 280, अनुच्छेद जो है 280 के अंतर्गत दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपदों का जो प्रथम जनपद था दोस्तों वो था मगध। क्या था दोस्तों?
मगध जो है 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद रहा है। ठीक है दोस्तों, आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग पहले सॉल्व कीजिएगा और फिर अपने मार्क्स यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा कि कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं। इस चीज़ को भी आप चेक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है। तो अनाईमुड़ी जो उच्चतम शिखर है दोस्तों कहाँ है? यह है दोस्तों पश्चिमी घाट का एक उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है दोस्तों। ठीक है, अनाईमुड़ी क्या है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट का एक सबसे उच्चतम शिखर है अनाईमुड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। तो स्थायी जमींदारी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी दोस्तों, उसके अनुसार भूमि का स्वामी कौन था? वो था दोस्तों जमींदार। ठीक है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त के व्यवस्था के अनुसार भूमि के स्थायी बंदोबस्त करने वाले को जमींदार कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो दोस्तों किसको जो है MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो दोस्तों करती है लघु हिमालय एवं शिवालिक को। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? वैश्वीकरण के अंतर्गत दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है दोस्तों ये वैश्वीकरण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसमें मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार कौन नहीं है? वो लीफ नोट नहीं है दोस्तों। बाकी फॉर्म लेटर्स है, एनवेलप्स है और मेलिंग लेबल्स हैं। ये तीनों के तीनों मेल मर्ज के लिए वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन लीफ नोट जो है मेल मर्ज के लिए एक जो है वैध डॉक्यूमेंट नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ के पंजीकृत वैद्य थे। तो दोस्तों जो यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ के जो पंजीकृत वैद्य थे तो वो थे दोस्तों मोतीराम सनवाल। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मोतीराम सनवाल दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत एक वैद्य थे, मोतीराम सनवाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा गया है। तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है दोस्तों तीलू रौतेली को। इन्हें गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो उत्तरांचल नामक जो विधेयक था दोस्तों, उत्तरांचल राज्य का नाम जो विधेयक उत्तरांचल का विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपका 1 अगस्त 2000। ठीक है, तो 1 अगस्त 2000 को जो है उत्तरांचल राज्य स्थापना का जो विधेयक था वो जो है लोकसभा में पारित हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो वो तिथि है 1 अगस्त की। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दोस्तों अगर हम इसको व्यवस्थित करके देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा
अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ABCDE, ई आएगा सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, ई आएगा। एफ नहीं है, जी आएगा। एच नहीं है, आई आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद PQRST, पहले आर आता है फिर टी आता है, ठीक है। तो EGIRT। तो दोस्तों अगर हम इसमें देखें कि कितने जो है वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे, तो हम देखें तो इसमें दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कोई भी वर्ण अपनी जगह पर नहीं था, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि सारे स्पेलिंग्स अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। आप इसको खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखकर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो थे यशपाल आर्य। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है, बार बार पूछा जाता है। उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों यशपाल आर्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सामान्य ज्ञान से आधारित है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, नरसिंह देव कत्यूरी। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? वो की थी बैजनाथ में। कहाँ की थी दोस्तों? बैजनाथ में नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? वह है लधिया नदी। कौन सी नदी है? लधिया नदी जो है उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, गोपेश्वर व बाड़ाहाट स्तंभ लेख हैं। तो गोपेश्वर और जो बाड़ाहाट हैं उनमें जो स्तंभों पर लेखन किया गया है वो किस सदी के हैं दोस्तों? वह हैं 6 सदी ईस्वी के। कब के हैं दोस्तों? 6 सदी ईस्वी के हैं दोस्तों ये गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया। तो देहरादून का जो कर्णपुर मोहल्ला किसके द्वारा बसाया गया था दोस्तों? ये बसाया गया था दोस्तों महारानी कर्णावती के नाम पर। ठीक है दोस्तों, महारानी कर्णावती के नाम पर देहरादून का जो है कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था। तो देहरादून में जो कर्णपुर मोहल्ला है दोस्तों वो महारानी कर्णावती के नाम पर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी? तो दोस्तों प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है घड़ी की सुई, और यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना चेंज आएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये जो चेंज आएगा ये आ जाएगा 4:10 हो जाएंगे। उस समय ठीक 4 बजे होंगे, लेकिन समय जो दिखाएगा दोस्तों वो 10 मिनट ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि पूरे दिन में 15 मिनट जो है चेंज हो जाता है दोस्तों। तो यानी कि आपके 12 बजे सही करके तो 4 बजे तक यहाँ पर 16 घंटे का यहाँ पर बनता है दोस्तों। तो 8 3 24 यानी कि एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 15 मिनट का चेंज हो रहा है टोटल। ठीक है दोस्तों, तो 16 घंटे में कितना होगा? 16 घंटे में 10 मिनट का चेंज होगा, और 8 घंटे में दोस्तों 5 मिनट का चेंज होगा। तो 5 10 15 करके तो 16 घंटे में दोस्तों 10 मिनट का चेंज हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इस समस्या आकृतियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे इस तरीके से बनाया गया है, दूसरे में ठीक अपोजिट, तीसरे में उल्टे साइड को, और चौथे में इसका उल्टा अपोजिट। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्या आएगा दोस्तों? अगला वही आकृति आएगी जो पहले नंबर पे थी।
तो यानी कि यही आकृति जो है दोबारा रिपीट होनी है। आप देख सकते हैं पहले आकृति ऊपर को थी, ठीक है, ये माचिस की तिल्ली जैसे बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसमें पहले ऊपर की ओर था और वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। दूसरे में दोस्तों यही चीज़ है, सब कुछ वही है, लेकिन ये बनाया गया है इधर की ओर को, आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे में फिर उल्टा कर दिया, तो तिल्ली का जो मोटा हिस्सा है वो नीचे को कर दिया और पॉइंट इधर बना दिया। और चौथे में ये नीचे को ही है लेकिन पॉइंट राइट साइड आ गया। तो अगले राउंड में क्या होगा, फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। तो यहाँ पर जो आकृति आनी चाहिए दोस्तों वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। तो हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है वो क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों कोलकाता और हावड़ा, ठीक है। हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है वो कोलकाता और हावड़ा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 65, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था दोस्तों, ये किया गया था दोस्तों 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 66 है, विधायी विषयों की समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है विधायी विषयों की, उनको किस देश के संविधान से लिया गया है, वो लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी। तो राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना जो की थी दोस्तों वो की थी 28 दिसंबर 1815 में। कब की थी दोस्तों, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न था दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है दोस्तों कौन सी है, वह है गंगा प्रवाह प्रणाली, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली का क्या नाम है दोस्तों, वह है गंगा प्रवाह प्रणाली, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, सम्मानित मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से होने वाली भारतीय सुंदरी है। तो दोस्तों जो मानुषी छिल्लर हैं मिस वर्ल्ड से सम्मानित हुई थी, वो कौन से नंबर की भारतीय सुंदरी रही हैं जो मिस वर्ल्ड से सम्मानित की गई थी, वह है दोस्तों छठवीं, ठीक है। तो मानुषी छिल्लर हैं वो मिस वर्ल्ड से सम्मानित हैं और कौन से नंबर की छठवीं जो है मिस वर्ल्ड रही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने अपने लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब सरकार ने कब तक सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, वो रखा है दोस्तों 2022 तक, क्योंकि पेपर पुराना है दोस्तों, प्रीवियस पेपर है। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पर अभी जो है इस हिसाब से ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ हो गई है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो नंधौर अभ्यारण्य है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वह है आपका नैनीताल जिले में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो दोस्तों जो जनसंख्या से संबंधित जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूर्ण और सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख जो उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है, वह है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। सी एस ओ जो है दोस्तों वो जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 में। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन
के संस्थापक कौन हैं? तो उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन है दोस्तों? वह हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है दोस्तों, हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ईएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है ईएमआई का पूर्ण रूप होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की गई थी। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो मुक्तेश्वर में है, उसकी स्थापना 1893 में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एल्फ्रेड लिगार्ड के द्वारा जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में 1893 में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अवश्य आप स्टडी कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं उनको जरूर नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद है दोस्तों, वह है आपका अनुच्छेद 338 ए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 338 ए जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद का क्या नाम है दोस्तों? ये अनुच्छेद 338 ए है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तो 1919 में जो है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों कोटद्वार में, ये संपन्न हुआ था। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन दोस्तों 1919 में कोटद्वार में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। तो दोस्तों इस पर आधारित मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं। पूर्व, पश्चिम, ऊपर को उत्तर और नीचे दक्षिण है दोस्तों। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, राज एक सदस्य का नाम है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है दोस्तों। अगर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो इस ओर को मुड़ेगा दोस्तों। और 7 किलोमीटर चलना फिर प्रारंभ कर देता है, तो 7 किलोमीटर इधर को बना देंगे। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर फिर मुड़ जाता है दोस्तों। यहाँ से 5 किलोमीटर बनाएंगे। उसका चेहरा किस दिशा में है? तो दोस्तों सामान्य सी बात है कि अगर वो यहाँ से ऊपर की ओर गया तो चेहरा उसका उत्तर की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर की ओर उसकी दिशा रहेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। तो जो ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों, उन चरवाहों को क्या कहते हैं? तो उनको पाथच, बकरवाल या पालसी। तो दोस्तों ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले जो चरवाहे हैं दोस्तों, उनको पातज भी कहा जाता है, बकरवाल भी कहा जाता है, पालसी भी कहा जाता है। तो इसका उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही रहेगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों जिसमें ज़्यादातर उपयुक्त तो सही भी हो जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कूजा एक्ट का संबंध किससे है? तो कूजा एक्ट जो था उसका संबंध किससे है दोस्तों? वह है दोस्तों भूमि बंदोबस्त से। जो कूजा एक्ट था दोस्तों वो भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। हमारे इस चैनल पर दोस्तों बहुत सारी क्लासेस कराई जा चुकी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। इसके अलावा हिंदी का सिलेबस कराया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के बाद आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए ऐसे
जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस की ज़रूरत होती है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ज़रूर ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।